कुछ कार्यों को संपन्न करते रहता है। अब इसी कोशिका अंगक को एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी कोशिका अंगक पढ़ेंगे सारे के सारे कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। तो आइए अब साइटोप्लाज्म के कोशिका अंगक को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन तीन चीज जो हम पढ़े हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल और साइटोप्लाज्म, इसमें कोई दिक्कत ना हाँ। आइए अब हम कोशिका अंगकों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कोशिका अंगक कहाँ पाए जाते हैं? क्या कोई कार्य भी करते हैं? बिल्कुल, हर एक कोशिका अंग एक विशेष कार्यों को संपन्न करते हैं। तो आइए अब हम कोशिका अंगक को पढ़ते हैं और पहला कोशिका अंगक है हमारा ER। क्या है दोस्तों? ER। ER को इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, या इसका नया नाम भी आ गया है एरगेस्टोप्लाज्म। ER का नया नाम क्या हो गया है? एरगेस्टोप्लाज्म हो गया। लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है, एरगेस्टोप्लाज्म लिखा हुआ है ना, तब कहते पढ़ के आइए। लिखा हुआ है तब जितना चीज जरूरी है सब लिखा हुआ है, उतने को याद करिएगा ना। उतने को जितना चीज हम नोट में दिए हुए हैं सिर्फ उतना ही याद हो गया, यकीन मानिए आपको टॉप करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन करता क्या जानते हैं? एक तो हम नोट छोड़ छोड़ के बनाते हैं, ऊपर से विद्यार्थी अपने मन से छोड़ता है। ठीक है, हाँ, कभी कभी ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं कि सर ये जो नोट है ना, इसमें इंपोर्टेंट में टिक लगा दीजिए। चलिए उतना चीज हम जानते तो हम ही नौकरी करते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्या है? सारा कुछ इंपोर्टेंट। परीक्षा में क्या पूछा जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा ना, तो नौकरी 100% फाइनल नहीं हो पाएगा आपका। लेकिन आपके परीक्षा का सिलेबस क्या है उसको 100% कर लिया है ना, तो औकात नहीं है बोर्ड को कि आपको छांट देगा। इसीलिए नौकरी करना है 100%, हमको नौकरी करना ही करना है। तो इसके लिए ये मत ध्यान दीजिए कि परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है, इसके लिए यह ध्यान दीजिए कि परीक्षा का सिलेबस क्या है, और पूरा सिलेबस पढ़िए। और आपका नोट पूरा सिलेबस ही है, ना ज्यादा है ना कम है, जो जरूरत का है सब है। तो पहला कोशिका अंगक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका नया नाम क्या हो गया है? एरगेस्टोप्लाज्म। और हिंदी नाम आप देख ही रहे हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका। नाम को लेकर इतना कंफ्यूजन क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एरगेस्टोप्लाज्म, अंतःप्रद्रवी जालिका। लेकिन इतना चीज आप याद रखिए, शॉर्ट में इसको हम क्या कहते हैं? ER कहते हैं। ER। अब आइए, ये तो हम समझ गए कि सारे के सारे कोशिका अंगक जो है वो कोशिका द्रव्य में मौजूद है। सारे के सारे कोशिका अंगक कोशिका द्रव्य में मौजूद है, आप जान गए। अब कोशिका द्रव्य में जो सारे के सारे मौजूद है, तो ये किस तरह के दिखते हैं? तो जब आप कोशिका को देखिएगा, ये है कोशिका, मान लेते हैं ये है एक गोलाकार कोशिका और ये कोशिका का है। तो अगर आप, ठीक है, अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखिएगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक महीन नलियों का जाल के समान दिखाई पड़ता है। महीन नलियों का जाल, नली मतलब ट्यूब के समान, नली मतलब, और उसी महीन नलियों का जाल, महीन नलियों का जाल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वे हमें महीन नलियों के जाल के समान दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो ये जाल है, ये इतना बड़ा होता है कि इसका एक छोर जुड़ा होता है न्यूक्लियस से, तो दूसरा छोर जुड़ा होता है सेल मेम्ब्रेन से। एक छोर जुड़ा होता है न्यूक्लियस से, तो दूसरा छोर जुड़ा होता है सेल मेम्ब्रेन से, इतना बड़ा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दोस्तों, ये कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म में महीन नलियों के जाल के समान दिखाई पड़ते हैं, महीन नलियों के जाल के समान दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल इतना बड़ा होता है कि इसका एक भाग न्यूक्लियस से तो दूसरा भाग कोशिका झिल्ली से, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। और सारे के सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे के सारे ER जो है एक जैसे नहीं होते। सारे के सारे ER जो एक जैसे, कुछ ER को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखा जाए तो उस पर एकदम छोटे छोटे गोलाकार गोलाकार, छोटे छोटे गोलाकार गोलाकार, ठीक है, गोलाकार गोलाकार संरचनाएं दिखाई पड़ेगा।
अब कुछ पर कोई गोलाकार संरचनाएं मौजूद नहीं रहती। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दोस्तों, सारे के सारे कोशिका द्रव्य में एक जैसे नहीं होते। कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर गोलाकार गोलाकार संरचनाएं मौजूद रहते हैं, कुल बिल्कुल परेश। जिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर गोलाकार गोलाकार संरचनाएं मौजूद रहता है उसे कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? और रफ जिस पे नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो गोलाकार गोलाकार संरचनाएं होती है उसे क्या कहते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पर कोई गोलाकार संरचनाएं नहीं होती उसे क्या कहते हैं? स्मूथ। तो ईआर कितने प्रकार के? स्मूथ। और अब जो रफ के ऊपर जो गोलाकार गोलाकार संरचनाएं हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो गोलाकार गोलाकार संरचनाएं हैं, इसका नाम है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर किसकी उपस्थिति होती है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी अनुपस्थिति के कारण स्मूथ है? राइबोसोम। और यह भी सेल मेम्ब्रेन के तरह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। यह जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह जो महीन नलियों के जाल के समान जो संरचनाएं हैं, यह भी प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। और यह नहीं दोस्तों, अधिकांश इंडोप्लाज्मिक अधिकांश कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन और लिपिड का ही बना रहता है। अधिकांश। क्लियर हो गया इतना तक? आइए अब इसके कार्य क्या है दोस्तों। इसके ऐसे कार्य है दोस्तों कि जो काम हमारे शरीर में हड्डियों का है, जो काम हमारे शरीर में हड्डियों का है, ठीक है, वही काम इस कोशिका के भीतर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। कल्पना कीजिए कि मानव के शरीर के सारे हड्डी को निकाल दिया जाए। मानव शरीर के सारे हड्डी को निकाल, पहला प्रयोग ये क्लासरूम में 1000 बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। सिर्फ कल्पना कीजिए कि मानव शरीर के सारे हड्डियों को निकाल दिए, फिर भी मानव जिंदा है। ये कहिए कि मर जाएगा तो फिर क्या कल्पना करें? मान कर चलिए जिंदा है। वायरस कैसे बन जाएगा? वायरस यूनिसेलुलर है, नॉन सेलुलर है वायरस। तो क्या हो जाएगा? आकृति यानी कि जो बनावट है, एक स्ट्रक्चर है, वो खत्म हो जाएगा। अगर हड्डियों को हम निकाल दे तो आप क्या कल्पना करिएगा कि जो एक निश्चित संरचनाएं हैं, एक निश्चित ढांचा जो शरीर का तैयार है, हमारे शरीर का या मानव शरीर का, वो किसके बदौलत तैयार है? हड्डियों का। वही काम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ये कोशिका गोल है, और गोल क्यों है? तो कोशिका झिल्ली गोल है, लेकिन भीतर से इसको गोल बनाए रखने में कौन योगदान दे रहा है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि अंदर से एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, एक ऐसा कोशिका अंगक है जो कोशिका को भीतर से संरचनाओं को नियत बनाए रखने में मदद करते रहता है, मतलब कांस्टेंट आकृति बनाए रखने में मदद करते रहता है। इस विशेष गुण होने के कारण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कोशिका का क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिना कोशिका की आकृति कुछ उसी तरह हो जाएगी जिस तरह हड्डियों के बिना मानव के शरीर का ढांचा हो जाएगा। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कंकाल तंत्र है। क्या है? कंकाल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को यांत्रिक सहायता मुहैया कराती है, भीतर से मजबूती प्रदान करती। अब आइए दोस्तों अगले कार्य पर। इसका मेन कार्य दोस्तों, ये तो कंकाल तंत्र वाला कार्य, इसका मेन कार्य नहीं है। इसका मेन कार्य होता है परिवहन का। किसका? परिवहन का, ट्रांसपोर्टिंग का। विभिन्न खाद्य पदार्थों को कोशिका द्रव के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का कार्य कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक। लेकिन परिवहन का कार्य तो करता है, लेकिन यह मुख्य रूप से किसके परिवहन का कार्य करता है? प्रोटीन का। यानी प्रोटीन को कोशिका द्रव के विभिन्न भागों में पहुंचाने की जिम्मेदारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है। वो कैसे जानते हैं कि राइबोसोम, अगला स्ट्रक्चर हम राइबोसोम को ही पढ़ने वाले हैं। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। राइबोसोम प्रोटीन बनाते रहता है। उन राइबोसोम के द्वारा निर्मित प्रोटीन को यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के विभिन्न भागों में क्या करते रहता? भेजते रहता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से किसके परिवहन का कार्य करता है? प्रोटीन के परिवहन का काम करता है। परिवहन का मतलब कि खाद्य पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग में, जैसे यहां प्रोटीन है, यहां नहीं है,
तो ये नलियां जो है इस तरह यहां पर आकर के प्रोटीन को क्या करेगा, छोड़ देगा। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से प्रोटीन परिवहन का कार्य करती है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम है वसा तथा कोलेस्ट्रॉल का क्या, संश्लेषण। यह क्या करता है दोस्तों, वसा और कोलेस्ट्रॉल का क्या करता है, संश्लेषण करता है। वसा और कोलेस्ट्रॉल का क्या करता है, संश्लेषण करता है। सिंथेसिस ऑफ फैट्स की भूमिका निभाता है कौन, स्मूथ ईआर। अब यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि वसा का संश्लेषण है क्या, वसा का संश्लेषण है क्या, इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे हम समझे कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह मुख्य रूप से वसा का संश्लेषण करता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह मुख्य रूप से वसा का संश्लेषण करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आपको हम समझा रहे हैं। आपको जिंदा रहने के लिए, किसी को भी जिंदा रहने के लिए चाहिए क्या, भोजन चाहिए जी। सबसे पहले भोजन चाहिए। अब ये नहीं कहिएगा हवा भी चाहिए, प्राथमिक चीज में भोजन चाहिए। आप जानते हैं भोजन का हमारा अनिवार्य हिस्सा है क्या, वसा। हालांकि हमारे भोजन के 3 कंपोनेंट बहुत अनिवार्य होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो वसा हमारे भोजन के अनिवार्य हिस्सा है। हम भोजन कर लिए, वसा ले लिए, उसके बाद आप जानते हैं कि हमारे शरीर में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। पाचन होने के बाद जैसे हमारे भोजन में जो वसा है वो जो पचते हैं तो वो बदलता है आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, हाँ अभी पढ़ेंगे कि प्रोटीन पच करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट पच करके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो उसी तरह हमारे भोजन का वसा पच करके किस में कंप्लीट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कंप्लीट होता है। किस में कंप्लीट होता है दोस्तों, अब पचे हुए भोजन, आप ये भी जानते हो कि पचे हुए भोजन कहां आ जाता है, ब्लड में आ जाता है। अब ब्लड के द्वारा ये कहां पहुंचता है, कहां पहुंचता है, पूरे शरीर के कोशिका पहुंचता है। तो हमारे भोजन का वसा पच करके क्या बना, यानी कि वसा कोशिकाओं तक किस रूप में पहुंचा, फैटी एसिड। और अब उसी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो ब्लड के द्वारा प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा दिया गया है, अब उसी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़ करके अब फिर हमारी कोशिका जरूरत के मुताबिक क्या बनाएगा, वसा। पुनः फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़ करके वसा का निर्माण कौन करता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, वसा का संश्लेषण। तो संश्लेषण का मतलब है निर्मित होना। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का संश्लेषण करता है। इसका मतलब आप समझे कि नहीं समझे, क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कोशिकाओं तक भोजन जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में पहुंचा है, उस फैटी एसिड ग्लिसरॉल को पुनः जोड़ करके शरीर की आवश्यकता के अनुरूप वसा का निर्माण करेगा। क्लियर हो गया, समझ गए बातों को, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई दिक्कत, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कंकाल तंत्र है और कार्य हम 2 मुख्य बताए हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतः किसके परिवहन में भाग लेती है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। और चूंकि राइबोसोम इसी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण में भी मदद करता है। ठीक है ना, ये भी कार्य। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हो गया ना। कोशिका द्रव में स्थित महीन नलियों के जाल के समान संरचनाओं को क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसका नया नाम क्या है, एर्गोस्टोप्लाज्म है। यह कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सतह पर राइबोसोम, उसे क्या कहते हैं, ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सतह पर राइबोसोम ना हो, उसे क्या कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम क्या है, कोशिका द्रव के भीतर प्रोटीन का परिवहन करना। क्या करना, अब इतनी जानकारी मिल गया है तो थोड़ा उन वैज्ञानिकों को याद कर लेते हैं जिनके बदौलत इतनी जानकारी मिला। अब जानते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खोज से 3 वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। खोज से कितने वैज्ञानिक, एक का नाम था पोर्टर, क्लाउडे और फूलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम ने किया था, पोर्टर, क्लाउडे और फूलम।
आगे चलकर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप नाम देख रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नामांकन करने वाले दो वैज्ञानिक थे, पोर्टर तथा कॉलमैन ने, पोर्टर तथा कॉलमैन ने। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर, क्लाउडे और फूलम ने किया था, जबकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देने वाले वैज्ञानिक पोर्टर तथा कॉलमैन है। पोर्टर तथा, यानी पोर्टर खोजने में भी है, नाम रखने में भी है दोस्तों। इसीलिए एग्जाम में जाते जितनी बार आया है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किसने किया, तो सबसे ऑप्शन में क्या रहता है, पोर्टर। अब बाकी स्थिति क्या है, कितने वैज्ञानिक इससे जुड़े हुए हैं, आपके सामने में। क्लियर हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ध्यान दीजिए एक बात कि जिस तरह से कोशिका के ऊपर झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहती है, उसी तरह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी झिल्ली होती है। तो क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली युक्त संरचनाएं हैं? तो बिल्कुल हैं, झिल्लियां इसमें पाई जाती है। कुछ कोशिकीय संरचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे जिस पर कोई झिल्ली नहीं होती है, और कुछ ऐसे भी संरचनाएं जिस पर डबल लेयर झिल्ली होती है। तो यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली युक्त संरचनाएं हैं, अर्थात इस संरचनाएं के ऊपर भी झिल्ली लगी होती है। तो क्लियर हो गया, बात समझ गए ना। आइए अब हम दूसरा सेल ऑर्गेनल को पढ़ते हैं। दूसरा राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम कहां पाया जाता है? तो सभी कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा क्या? इसे तो बताने वाली बात है नहीं, कहां पाया जाता है। राइबोसोम, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम जो है 3 तरह से पाया जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेकर राइबोसोम को हम ढूंढे कोशिका द्रव्य में, तो राइबोसोम कोशिका द्रव्य में कितने तरह से पाए जा सकते हैं? 3 तरह से। एक तो आप देख ही लिए थे, कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर है, तो राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर। दूसरा, ये कोशिका द्रव्य में बिखरे पड़े रहते हैं। और तीसरा, ये कोशिका द्रव्य में कहीं कहीं पर गुच्छे बनाकर रहते हैं, कहीं कहीं पर गुच्छे बनाकर रहते हैं। तो राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्थित सबसे छोटी संरचना है। सभी कोशिका अंगकों में सबसे छोटा कौन होता है? राइबोसोम होता है, सबसे छोटा। अभी एक पढ़े हैं और आगे जितना भी पढ़ेंगे उन सब में सबसे छोटा कोशिका अंग कौन है? राइबोसोम। और दूसरा, ये बिना झिल्ली वाला है। अभी तुरंत बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर झिल्ली चढ़ी रहती है। कुछ तो ऐसे कोशिकीय संरचना है जिसके ऊपर डबल लेयर झिल्ली चढ़ी रहती है, और ये एक ऐसी संरचना और एकमात्र ऐसी संरचना है जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है, जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है। तो कोशिका द्रव्य में स्थित सबसे छोटी संरचनाएं कौन है? कोशिका द्रव्य में स्थित बिना झिल्ली युक्त संरचनाएं कौन है? राइबोसोम की जो आकृति एकदम छोटी 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 थैली के समान। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आकृति देख लिए थे, एकदम महीन नलियों के जाल के समान। तो राइबोसोम की जो आकृति है एकदम छोटी छोटी थैली के समान, बहुत छोटी थैली। हालांकि सबको तो माइक्रोस्कोप से भी दिखेगा, वो भी दोस्तों माइक्रोस्कोप से यह संरचना राइबोसोम वाली संरचना है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। और यह 3 तरह से पाई जाती है। और इसका जो निर्माण है, अभी तक आप पढ़ा कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना है, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना है, कोशिका द्रव का अधिकांश भाग जल और 30 प्रकार के तत्वों से बना है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और प्रोटीन का बना है। और ये जो राइबोसोम है दोस्तों, यह राइबोसोम बना होता है आपको प्रोटीन और आरएनए का, प्रोटीन और आरएनए का। राइबोसोम किसका बना होता है? प्रोटीन और आरएनए का, प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। अब कहिएगा आरएनए क्या है? आरएनए भी एक प्रकार का बायोमोलिकुल है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा ये सब बायोमोलिकुल है ना, जैव अणु है ना, उसी तरह आरएनए भी है, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। अभी आपको याद रखना है कि राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे मिलकर बना था? प्रोटीन और
लिपिड का बना हुआ, तो प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ। तो नींद आ रहा है, ध्यान भंग हो रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसको जिसको आएगा नींद, समझिए जो जागा हुआ है वो क्या करेगा, है ना। हाँ तो ध्यान रखिए दोस्तों, मैट्रिक परीक्षा नहीं है, हमू फर्स्ट भाइयों फर्स्ट। हाँ हाँ हाँ, कंपटीशन है, एक का फर्स्ट करने का मतलब कईयों का बाहर निकल जाना है। इसलिए हमेशा सचेत रहिए, हमेशा सचेत। कौन आपको कब पीछे छोड़ देगा कहना मुश्किल है, ठीक है ना। क्लासरूम तो बहुत सचेत रहिए, समझ रहे हैं ना पूरी तरह से, दिक्कत नहीं हो रहा है, अंतिम तक दिक्कत नहीं होगा। नौकरी ना होने का एकमात्र कारण यही होगा कि आप घर पर बैठकर पढ़े नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, घर पर पढ़कर, जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे, याद तो आप घर पर बैठकर करिएगा। अधिकांश आदमी को नौकरी नहीं होने का 90% कारण जो है वो घर पर बैठकर पढ़ना नहीं है। बहुत तो जाकर क्लास में जाकर घर पर जाकर सोता है, लगता क्लास जेल था, निकल के आया है, मतलब जाएगा, थक गए हैं। दोस्तों ये सब जो थक गया है, जो थकान पर विजय प्राप्त करेगा वही नौकरी करेगा। तो घर पर बैठकर जो पढ़ा है दोस्तों, उसी का कंपटीशन निकला है। अब कहिए घर पर तो बैठकर हम बहुतों को देखे 12-12 घंटा पढ़ते हुए। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, भूल गए, सॉरी सॉरी बैठी। अरे एक आदमी का बैग कोई फेंक दिया है। ध्यान दीजिए, एक स्टूडेंट है तो उनका बैग गड़बड़ा गया है। गड़बड़ा गया इस कदर से कि क्लासरूम में इधर से उधर हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि इनका बैग अगर किन्हीं के पास है तो दे दीजिएगा, क्योंकि नौकरी करने का एक और है जरूरी क्राइटेरिया है। मिल गया? आगे आगे पहुंचा दीजिए। चलिए, ये बेचारे नोट निकाल लिया है, नोट चलिए, हम कहने वाले थे कि अब नोट छोड़िए, बैग मिलाना, ठीक है। लेकिन इतनी ईमानदारी, हम तो कोई नोट देने वाले नहीं है, कोई हम भी नहीं देते थे जब पढ़ते थे क्लास में, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, मिल गया जी। अभी इतने प्रेशर में गए थे कि सर मेरा बैग इधर उधर हो गया है, बहुत खोजे नहीं मिला। कल अब क्या करें, हम खोजे जाके। तब बोला अब अलाउंस कर दीजिएगा, मिल जाएगा, हमको भरोसा नहीं था। कल चलिए अलाउंस कर देंगे। चलिए, बैग मिल गया, और सबसे बड़ी बात कि इनका नोट भी मिल गया, जो अक्सर मिलता नहीं या मिलना चाहिए भी नहीं। चलिए, तो राइबोसोम समझे ना, आकृति छोटी 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 थैली के अवस्थिति कोशिका, मतलब स्थिति कोशिका द्रव के अंदर 3 तरह से गुच्छे वाले जो राइबोसोम है, अकेले अकेले बिखरे पड़े रहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर रहते हैं, और कहीं कहीं गुच्छे में रहते हैं। जो राइबोसोम गुच्छे में रहते हैं ना, उसको पॉलीसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम भी कहा दिया जाता है। इसमें कोई अंतर नहीं, आप पॉलीसोम कहिए या पॉलीराइबोसोम कहिए, एक ही बात है। पॉलीसोम कहिए या पॉलीराइबोसोम कहिए। अब ध्यान दीजिए कि पॉलीसोम राइबोसोम के गुच्छे हैं जो कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले राइबोसोम जो गुच्छे में होते हैं, उसी गुच्छे को हम क्या कहते हैं? अब ध्यान दीजिए कि अगर पॉलीसोम राइबोसोम का गुच्छा है तो कोई एक संरचना जरूर होगी जो इन्हें गुच्छा बनाया होगा, क्योंकि ऐसी कोई चिपकने वाली संरचना, चिपकने वाला पदार्थ नहीं होता इसमें कि इससे ये आकर चिपक जाते हैं एक दूसरे से। एक खास धागों की समान संरचनाएं हैं जो एक एक राइबोसोम को आपस में जोड़ करके राइबोसोम के गुच्छे बनाती है। यानी अगर पॉलीसोम को देखें तो पॉलीसोम में तो एक कंपोनेंट राइबोसोम तो है ही, और दूसरा कंपोनेंट जो राइबोसोम को जोड़ता है वो क्या है? mRNA। एम का मतलब मैसेंजर आरएनए। यानी कि पॉलीसोम किन किन चीजों से मिलकर बना है? राइबोसोम और mRNA। mRNA वो इकाई है जो राइबोसोम को आपस में जोड़ा है और फिर राइबोसोम का गुच्छा बना है। mRNA के ऊपर अनुपस्थिति में फिर हम पॉलीसोम की कल्पना नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो 3 बात बहुत याद रखना है कि कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म में बिना झिल्ली युक्त एकमात्र संरचनाएं कौन है?
सभी कोशिका अंगकों में, सभी सेल ऑर्गेनल में सबसे छोटी संरचना कौन है? राइबोसोम। कितने तरह से स्थिति है? पोलिसोम में राइबोसोम का गुच्छा बनाने वाला इकाई कौन है? mRNA है, mRNA है। अब आइए इनके कार्यों को देखते हैं। और राइबोसोम का एक ही मुख्य कार्य, एक ही मुख्य कार्य, वह है प्रोटीन का संश्लेषण। इसका नाम है प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसका एक ही मुख्य काम है, एक ही मुख्य काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब सवाल है कि प्रोटीन का संश्लेषण क्या है, या प्रोटीन के संश्लेषण का क्या मतलब हुआ? इससे पहले हमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिक्र किए थे, और वो भी कुछ ना कुछ का संश्लेषण कर रहा था। किसका कर रहा था? वसा और कोलेस्ट्रॉल दोनों का कर रहा था, और कोलेस्ट्रॉल भी वसीय पदार्थ है। तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? तो आप फिर समझिए कि हम जो भोजन करते हैं उनमें जो भोजन में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन अनिवार्य अवयव है। फिर इसका जब पाचन होता है हमारे शरीर के छोटी आंत में, अंतिम रूप में पाचन के बाद यह प्रोटीन बदल जाता है किसमें? अमीनो एसिड में। यानी जिस तरह वसा अंतिम रूप से पचकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदला था, प्रोटीन भी अंतिम रूप से पचकर किस में बदलता है? अमीनो एसिड में बदलता है, अमीनो एसिड में। अब पचा हुआ भोजन आ गया आपका कहां पे? रक्त में। पचा हुआ भोजन कहां आ गया दोस्तों? रक्त में आ गया। और रक्त का काम है पूरे शरीर के सभी कोशिकाओं तक भोजन को पहुंचा देना। अब रक्त तक जो प्रोटीन पहुंचा, रक्त के द्वारा प्रत्येक कोशिकाओं तक जो प्रोटीन पहुंचा है वो किस रूप में पहुंचा है? अमीनो एसिड। राइबोसोम का काम यही है, प्रत्येक अमीनो एसिड को जोड़कर पुनः क्या बनाना? शरीर की आवश्यकता वाले प्रोटीन को निर्मित करना। हिस्टोन प्रोटीन का नाम सुने हैं? हिस्टोन, हीमोग्लोबिन, ये सब प्रोटीन ही है। और ये सब प्रोटीन कहां बनते हैं? कोशिकाओं में। कौन बनाता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम के द्वारा भोजन वाला अमीनो एसिड जो कोशिका में पहुंचा है उसको आपस में जोड़कर प्रोटीन बनना ही प्रोटीन संश्लेषण कहलाता है। उसका बनना ही प्रोटीन संश्लेषण कहलाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? प्रोटीन संश्लेषण का अर्थ समझ गए ना? अब आइए उन वैज्ञानिकों को याद कर लेते हैं जो इनके खोज और नामकरण से जुड़े हुए हैं। राइबोसोम की अगर बात करें, राइबोसोम का खोज पहले कहां हुआ? प्लांट में। पहले कहां हुआ? प्लांट में। प्लांट में इसका खोज रॉबर्टसन तथा ब्राउन ने मिलकर किया। राइबोसोम का पहली बार खोज प्लांट के कोशिकाओं में किया गया, और प्लांट के कोशिका में राइबोसोम का खोज सबसे पहले किसने किया? रॉबर्टसन और ब्राउन ने किया था। रॉबर्टसन और ब्राउन ने किया था। और उसके बाद यानी कि प्लांट में खोज होने के बाद इसका खोज कहां हुआ? एनिमल में खोज किसने किया? पेलेट ने किया। किसने किया? पेलेट ने किया। पेलेट का नाम खूब चलता है दोस्तों। राइबोसोम का खोज किसी ने किया? अक्सर ऑप्शन में रॉबर्टसन और ब्राउन का नाम ना देकर के किसका दिया जाता है? पेलेट का। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि राइबोसोम का खोज पहले प्लांट सेल में रॉबर्टसन और ब्राउन के द्वारा हुआ, उसके बाद एनिमल सेल में पेलेट के द्वारा हुआ। और पेलेट के द्वारा इसका खोज होने के कारण हम राइबोसोम को, ठीक है, राइबोसोम को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, और वह नाम है दोस्तों क्या है? पेलेटकन है दोस्तों। क्या है? पेलेटकन। क्लियर हो गया? कभी कभी पूछ सकता है पेलेटकन किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं, क्योंकि एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में पहली बार राइबोसोम को किसने खोजा था? पेलेट ने। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? पेलेटकन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पेलेटकन। अब इसका दोस्तों इसका जो नामकरण है, राइबोसोम नाम रखने वाले जो वैज्ञानिक है वो रॉबर्ट है। कौन है? रॉबर्ट। तो रॉबर्टसन, ब्राउन, पेलेट और रॉबर्ट, यानी दो चार वैज्ञानिक इससे जुड़े हुए। राइबोसोम को राइबोसोम देने वाले, नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट है। किसा कौन है दोस्तों? रॉबर्ट। अब एक अंतिम बात समझिए राइबोसोम के बारे में कि भिन्न भिन्न कोशिका में जो राइबोसोम है सारे वो दो तरह के हो सकते हैं। भिन्न भिन्न कोशिका में जो राइबोसोम है वह दो तरह के हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसे हैं जिनमें राइबोसोम 70S वाले हैं, जबकि अधिकांश कोशिकाएं में
80H। यानी आप कह सकते हैं कि राइबोसोम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, 70 और 80H। अब S क्या है? S सेडरबर्ग यूनिट। S को क्या कहते हैं? सेडरबर्ग यूनिट कहते हैं। जिस तरह द्रव्यमान को मापने में केजी का इस्तेमाल किया जाता है ना, राइबोसोम इकाई को मापने के लिए S का इस्तेमाल किया जाता है, सेडरबर्ग यूनिट। 70S 40S कहने का क्या तात्पर्य? कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि 80S वाला बड़ा है, 70S वाला छोटा है। आकृति हम पहले क्लियर किए कि राइबोसोम की आकृति छोटी छोटी थैली के, तो 70S वाला थैली जो है काफी ज्यादा छोटा, 80 वाला थैली जो है थोड़ा बड़ा है। तो राइबोसोम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, 70S और 70S वाला छोटा है, 80S वाला बड़ा है। अब 70S वाला का भी 2 सब यूनिट है दोस्तों, 30S और 50। अब जोड़िएगा नहीं कि जोड़कर 80 होता है दोस्तों। याद रखना है कि 70S राइबोसोम के कितने सब यूनिट हैं? ठीक उसी तरह 80S के कितने हैं? 2, 40S और 60S। ठीक है, 40S और 60S, 40S और 60S। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो राइबोसोम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, 70S और 70S राइबोसोम के कितने सब यूनिट? 30S और 80S कितने सब यूनिट? कोई दिक्कत नहीं ना? राइबोसोम का खेल खत्म है दोस्तों। क्लियर हो गया? आइए दोस्तों मुलाकात करिए अगले क्लास में। अब जाकर के नोट को रैक पर रख दीजिएगा, फिर अगले क्लास में निकाल कर लेते आइएगा। प्रश्नों पर जाइएगा आप। चलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, TTS में ज्योग्राफी होता है दोस्तों, जो भी होता है सब आपको करना होगा, इसलिए कब क्या होता है टेंशन नहीं लेना है, जब जो होता है वही करना है। क्या? तो TTS में ज्योग्राफी होता है और बाकी जो बच गया उसमें सर नोट्स कितने में मिलता है? नोट्स कितने मिलता है दोस्तों? जितना में भी मिले लेना जरूरी है। ठीक है, जितना में मिलता है लेना है। चलिए क्वेश्चन है कि बीपीएससी में कम आएगा दोस्तों। मेरा नोट जो है एकदम सलाइड इंच नोट है दोस्तों, हर एग्जाम में फिट करता है। ठीक है, जैसे सेल पर आ रहे हैं, सेल पर आ रहे हैं थोड़े दोगे तो काम करेगा, सब एग्जाम में काम करेगा। कोई भी एग्जाम हो सेटर हमारे नोट से क्वेश्चन सेट करता है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि सारा क्वेश्चन हमारे नोट से आता है। हाँ, थोड़ा एक है कि उसके बाद क्वेश्चन ही नहीं है जितना हम कलेक्शन कर दिए। तो जाइए क्वेश्चन बनाइएगा। क्लास रुक गया है, क्लास रुक गया है। नहीं, क्लास तो चल ही रहा है, इतना यहां पर तो चल ही रहा है। नोट कहां से मिलेगा? नोट डालेने हैं आए, फ्री सेक्शन में भी डाल दीजिए। एक चैप्टर डाला हुआ है। अच्छा, सत्तर एस 80 किस में पाया जाता है, ये लास्ट में क्लियर करेंगे हम। एक बात हम बोले थे कि अधिकांश में 80 बहुत कम में ही 70 पाया जाता है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट हमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को समझना होगा, जो लास्ट में हम समझेंगे, वहां पर क्लियर हो जाएगा। कोई इसके बाद कोई कंपनी का साइंस नहीं लेना है नोट के बाद दोस्तों। क्लास रुका हुआ था, बहुत लड़का कमेंट कर रहा है रुका हुआ। अच्छा, जिनका रुक गया है उसका क्या प्रॉब्लम कैसे दूर होगा? अच्छा, जिसका रुक गया है दोस्तों वो बैक चले जाइएगा, फिर से क्लास ओपन कीजिएगा तो खुल जाएगा। ये प्रॉब्लम कभी कभी आती है, उसको दूर कर किया जा रहा है। हाँ, थोड़ा अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है तो सॉफ्टवेयर पर काफी ज्यादा प्रेशर है, कुछ दिन में समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों।